हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा मोहता। अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th की 3 लेसन कंप्लीट किए हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्य कालीन की प्रवृत्तियां, यानी मौर्य काल के समय जो कलाएं विकसित हुई थी उसके बारे में। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा इससे उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में सुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो दक्षिण और तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं और अभीरों के वाक्टकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ये राजा के सुग, कुर्ण, कुषाण, गुप्त शासक, मुगल, ये सब एक राजा की क्रमावली है। संयोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ऐसे अनेक स्थल है जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा बरू मध्य प्रदेश तथा बोधगया बिहार, जयपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और खंडगिरी उदयनगरी ओडिशा बज पुणे के निकट है तथा पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भरूच में पाई गई मूर्तिकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि यक्ष और यक्षिणाएं नर्तिकाएं देवियों तथा जो राजा के दरबार में नृत्य करती थी उसे भी कहा गया है। तरह से दीर्घकाल की लंबी प्रतिमाओं का आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रेखाकिता का ध्यान रखा गया है तथा आकृति चित्र की तरह ज्यादा उभर रही है। आख्यानात्मक उभार के 3 आयामों के भ्रम से झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान यानी गोले हैं जिनमें ये कलाएं प्रदर्शित की गई हैं। स्पष्ट मुख्य घटनाओं से चुनाव बढ़ गई हैं। भरोतु में आख्यान के फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन जो समय आगे बढ़ता गया कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की पराधि से प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान की अधिक घटनाएं चित्र की पराधि में एक साथ चित्रित की गई थी, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में वर्तित किया गया। जैसे यहाँ पे देखो ये याक्षिणी की प्रतिमा है। इसमें देखो भिन्न भिन्न कलाएं है। यहाँ पे पेड़ों की है और नीचे देखो सिंह है, हाथी की दी गई है तथा नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इसमें हाथ में पेड़ की जो डाली है उसको पकड़ा गया है। मूर्तिकारों को उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान, कथानक और यक्ष रचने से जुड़े हुए हाथ की एक अकेली आकृति हाथों में चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर के बाद वाले समय में हाथों में सहज रूप से छाती के आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि काल शिल्पियों जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते हैं, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता है। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता है। उकेरा यानी बनाना ही होता है कला का निखार। चित्र की सतह से छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों और पैरों से बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों और पैरों को बाहर निकालना हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों से जुड़ा हुआ पैर को बड़ा हुआ दिखाया गया। शरीर को ज्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाई दिया गया तथा इसके साथ चिपके हुए दिखाया गया, किंतु आगे चलकर एक ऐसी दृश्य स्थिति में संशोधन कर दिया गया। यहाँ पे जैसे ये पेड़ बताया गया है और यहाँ पे वो नृत्यकारी है, उसके हाथ में एक डाली के पत्ते हैं, तो उस कला को चेंज कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे कि मनुष्य जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 तथा जैगेपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली का अच्छा सा उदाहरण है। बरहुत की व्याख्या पद्धति रिलीफ से स्पष्ट प्रकट होता है कि काल शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते हैं। यह एक ऐसी आख्यान उद्धति से सिद्धम गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति में लेटी अवस्था एक हाथी के ऊपर उतरकर महारानी माया देवी की कोख में
और बढ़ते हुए दिखाया गया। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीकों से किया गया तथा कथा भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाएं को प्रस्तुत किया गया। जैसे रूर जातक में बोधिसत्व हिरण एक आदमी की जान बचाने के लिए अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। तथा राजा हिरण का तीर छोड़ने वाला, जिसे एक आदमी हिरण की रक्षा की है तथा उसके साथ खड़े अपने उंगली की हिरण को इशारा करते हुए दिखाया गया। कथा के अनुसार आदमी से बचाए जाने के बाद हिरण का वचन था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। ये देखिए, ये जातक और भरूच का है। ये महारानी माया का स्वप्न के दर्शाया गया है, बताया। लेकिन जब राजा ने अपनी हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने विचनों से फर जाता है और राजा उसकी जंगल में ले जाता है, और जहाँ हिरण की जान बची थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए यानी सजाने के लिए उपयोग में लाई गई है। यह जान लेने दिलचस्प होगा, विभिन्न प्रदेशों में जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उसकी शैलियों का अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी के सभी पुरुष प्रतिमाएं केस सजा के गूंथे हुए दिखाए गए हैं। कुछ मूर्तियों में यह सब एक जगह से पाई गई हैं तथा कुछ मूर्तियां आज भी भारतीय संग्रहालय के कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है मूर्तिकला के विकास में। अगले चरण में सांची का स्तूप पहला मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुट्टर जिले के वैनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों को देखा जा सकता है। कहाँ पे? सांची का स्तूप पहला मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले के वैनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों को देखा जाता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप में एक नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। इसके 4 तोरण हैं और सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों में बुद्ध ने अपने जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं को, प्रसंगों को प्रस्तुत किया है। प्रतिमा का संयोजन अधिक उबारदायक है तथा संपूर्ण मंत्रागार से भरा हुआ है। हाव भाव में शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई गई, सिर्फ काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता अनियमित कम हो गई, आकृतियों की गति दी गई तथा यौगिक विस्तार किया गया है। उग्रन की भरुता की तुलना में ये देखो, ये सांची का स्तूप है। इसके जो मुख्य द्वार होता है उसको तोरण कहा जाता था तथा इसको कहा जाता था छतरी, तथा इसके नीचे ही एक रहता था हामिका, प्रदक्षिणा प्रत, अंड कहा जाता था। इसको पूरा अंड कहा जाता था। और ये जो बाहर की ये है इसको वेदिका कहा जाता है। तथा उकेरने की तकनीक की बरहुत की तुलना अत्यधिक उन्नत से प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची स्तूप के आख्यान के अधिक विस्तृत कर दिए गए। सांची स्तूप के ये जो प्रतिमा है ये आख्यान बहुत प्रस्तुत कर दिए गए। अवस्था के ऊपर तो हाथी के चित्रण द्वारा बहुत सरल तरीके से किए गए। कुछ ऐतिहासिक आख्यान जैसे कि कश्मीर नगर की घेराबंदी, कपिल वस्तु भ्रमण और शाक द्वारा रामगृह स्तूप के दर्शन आदि से पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमा को भी ऐसी विशेषता पाई जाती है, हालांकि इनकी रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा और सारनाथ एवं गांधार शैली। ईसा, ये भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ईसा की पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी में। इसके बाद उत्तर भारत में गांधार अब पाकिस्तान और मथुरा के दक्षिण भारत में वैनगी, आंध्र प्रदेश में कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे तथा मथुरा और गांधार के बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप में मानव का रूप ले लिया गया। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। 2 पत्थर का और उनकी परंपरा का। मथुरा की मूर्तिकला का स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि उत्तर भारत के अन्य भागों में फैल गई। सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण पंजाब के संगोल स्तर पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं तथा मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियां जैसे बनी हुई है। लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता बताई गई। कौन सी यूनानी शैली की विशेषता बताई गई है? मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थकार और सम्राटों के विशेष कनिष्ठ के बिना सिर वाली मूर्तियों का भी चित्रण पाया गया है। वैष्णव प्रतिमा के रूप से मुख्य रूप से विष्णु, उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं, मुख्य रूप से लिंग, मुखलिंग की प्रतिमाएं मथुरा में पाई गई है। लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई। ध्यान दें कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं इनके आयुध यानी चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्ण की विशेषता भी दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की पराधी के बाहर दिखाया गया। चेहरे गोल है, इन पर मुस्कान दर्शाया गया है। मूर्तिकार के आयतन में भारीपन कम दिया गया है तथा शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।
तथा बाएं कंधे ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध और यक्ष, याक्षिणी, शैव, वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाओं की मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई थी। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं की विशाल शक्ति केंद्रीकृत आ गई, गोलाई बढ़ गई, अधिक मार्शल हो गई। ईसा की चौथी शताब्दी में यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी का अंतिम दशकों में विशालता और मार्शलता की कमी कर दी गई और मार्शलता से अधिक कशाव आ गया था। कम ओढ़े के वस्त्रों को दर्शाया गया। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों की प्रतिमाओं को परिपूर्ण आकार में शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। इस शताब्दी में उत्तर भारत के मूर्तिकाल के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय घरानों का उदय हुआ, जिसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है, पर मूर्तिकला के परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बन ही गया था। मथुरा तो उत्पादन काल का मुख्य केंद्र बन ही गया था। इसके साथ ही सारनाथ, कौशाम्बी की कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध की प्रतिमा दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया था। उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें एक कंधे पे हाथ कलाएं बनाई गई तथा एक कंधे को ढका गया है। उसमें कंधे को ढका नहीं गया, उसमें वस्त्र भी नहीं बताया गया और उसमें बुद्ध की प्रतिमाओं को इसमें ढका हुआ बताया गया है। सिर के चारों ओर आभार मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया गया, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्ति में ओढ़ने के वस्त्र के कहीं तय दिखाए गए हैं और सिर के चारों ओर मंडल अधिक सजाया गया है। अब देखो हम इसमें कंपेयर करते हैं। ये देखो, ठीक है। अब इसमें पूरा वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है और इसमें आधा। इसमें चंद्रमा की मूर्ति के हिसाब से बताया गया है, इसमें सिंह की प्रस्तुत किया गया है तथा मथुरा की बुद्ध की पूर्ति को ओढ़ने के वस्त्र केंद्र दिखाया गया और सिर के चारों फावा मंडल का अतिरिक्त सजाया गया। इसमें आरंभिक प्रतिमा की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मथुरा, सारनाथ के वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालय में देखा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा की घाटी के बारे में स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात देवानगरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों का बहुत कम बदलाव आया है। प्रथम प्रतिमाएं छर्रे के पतले के रूप में दिखाई गई है और वस्त्रों की पारदर्शिता मुख्य सौंदर्यानुभूति से बनी हुई। कौन सी? सौंदर्यानुभूति। दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बौद्ध का स्मारक क्या क्या था? आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जैकपेट, अमरावती, भूटिल, पोलोरा, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती एक महाचैत्य है जिसके अनेक प्रतिमाएं थी। महाचैत्य यह जैनों के धर्म से संबंधित ये शब्द है। जैन संग्रहालय अमृत स्थल में संग्रहालय के नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन और ब्रिटिश के म्यूजियम में सुरक्षित की गई है। सांची की स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप को प्रदर्शिता पथ है, वेदिकों से ढका गया है। वेदिकों पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं को निरूपित की गई है, यानी स्थापित की गई है। गुम्बदी का स्तूप ढांचा, संरचना उभादार स्तूप प्रतिमाओं को चौकों से ढका हुआ है। इसकी खास विशेषता है कि अमरावती स्तूप के तोरण के समय की मार नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं का प्रसंग चित्रित है। हालांकि अमरावती स्तूप की बाहरी दीवारों पर कुछ इस प्रकार की शैलियां बनाई गई थी तथा स्तूप के अटर द्वितीय शताब्दी की ईस्वी में उस प्रकार से। हालांकि अमरावती की ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण में दृष्टिगोचर थे, लेकिन इसके पूर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी से हुआ था। सांची की तरह इस स्तूप में पहले चरण की बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों तथा कई अन्य स्थानों से उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों के नाना रूपों से मुद्राओं, आसान जैसे सामान के पीछे से आगे के रूप में एक तरफ से दिखाए गए हैं। प्रतिमा के चेहरों की तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते थे। कुछ में हंसते हुए प्रतिमाएं बनाई गई है, कुछ में एकदम मौन, कुछ में ध्यान रहित तथा इसके गति शरीर की 3 भंगिमाएं त्रिभंग के रूप में दिखाई गई। प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रेखीगत में लोच आ गया। इन प्रतिमाओं की दर्शाई गई गतिशील निश्चलता को दूर कर सके। उभारदार प्रतिमाओं को 3 आयामी अंतराल तैयार करने के विचार उभरे तथा आयतन के कोणे शरीर के जटिल अभिव्यक्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया, किंतु रूप की स्पष्टता से अधिक ध्यान दिया गया। भले ही ज्ञान आख्यान यानी जो उस धर्म की पुस्तक से जुड़ा हुआ है तथा जातक दृष्टि बचता है, इसकी तरफ पहचान नहीं जाता। जन की घटनाएं पुस्तक में मारने मायादेवी की शैया पर लेटे हुए दिखाया गया। इनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं। संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया। यह मारने मायादेवी की सपने का प्रस्तुतिकरण है। यह पता चलता है कि आख्यानों के नाना रूपों से चित्रित किया गया है। ये फलक है जो नागार्जुनकोंडा के समय बनाया गया था। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुनकोंडा को
गोली की प्रतिमाएं की आकृतियों को अनुपूर्ण गति से कम हो जाती है। अमरावती की उद्भिद प्रतिमा की तुलना में नागार्जुन को गोली के कलाकारों की उभरी हुई सत्ता के प्रभाव से उत्पन्न करने में सफलता पाई। इसके अभिन्न अंग दिखाई देते हैं। अमरावती नागार्जुन को गुडपल्ली आंध्र प्रदेश के बुद्ध की सुंदरता की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुट्टापल्ली में चट्टान के कांटे की गुफा है जो कि एल्लूर के पास स्थित है। कहाँ पे? एल्लूर के पास में। यह छोटे राष्ट्रकोश से बहुकोणीय वर्ताकार नृत्य चक्ष पूर्वी शताब्दी के खोदकर बनाए गए थे तथा एक अन्य महत्वपूर्ण स्तर पर जहां चट्टानों को काटकर स्तूप भी बनाए गए थे। विशाखापट्टनम के पास अनाकल्ली, विशाखापट्टनम के पास अनाकल्ली की खुदाई से मिला सबसे बड़ा स्तूप सनाती जनपद गुलबर्ग, कर्नाटक। ये एक ऐसा स्तूप है जिसमें अमरावती के स्तूप की उभारदार प्रतिमाओं को सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि संरचनात्मक मंदिर, विहार, वेत्य, चैत्य नहीं बनाए। चैत्य जहां जैन धर्म के जो पुजारी होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। हम इसके पास में संबंध में साक्षरता कोई संस्थात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। चैत्य काफी जगह समाधि स्थल को भी कहा गया है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थात्मक विहार के सांची के गृहस्पष्टाकार का चैत्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ वहाँ मंदिर की संख्या जो 18 है। एक साधारण देवालय है जिसके आगे स्तंभ बने हुए, एक पीछे बड़ा कक्ष बना हुआ है और प्रकार के गुटफुली संस्थात्मक मंदिर का उल्लेख है। चैत्य को काफी शब्दों में बताया गया है। काफी चैत्य विहार तथा आराम करने के लिए, देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवतिकेश्वर, पद्मापुनी, वज्रपाणी, अम्बिथावी, मैत्रेय जैसे बौद्धेश्वर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। किंतु बौद्ध धर्म की व्रजन शाखा के उदय के साथ बौद्धेश्वरों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं जोड़ी जाने लगी जिसके द्वारा बौद्ध धर्म के जनित धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों को मान्यकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पश्चिमी भारतीय की जो गुफाएं हैं, अधूरी निर्मित गुफा है कन्हेरी में और चैत्य कक्ष है कार्ला में। चैत्य कक्ष जो अजंता के पितल खोड़ा में भेजे और पाए जाते हैं। ये देखो, ये आप भी गए यहाँ पे, यहाँ पे अलग प्रकार से बताया गया। जो अजंता के पितल खड़ों में भज में पाए जाते हैं। मेहरबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नशहर में जहाँ राजा महाराजा सभा करते थे उसको भी चैत्य विहार कहा जाता था। सपाट की छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे एक वृत्ताकार छोटा कक्ष था जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडिवट में पाया गया था। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहरबा की प्रधानता होती थी। सामने के हिस्से खुले हुए होते थे जिसका मोहरा लकड़ी से बना होता था। कुछ मामलों में बिना खिड़कियों के मेहरबा पाए जाते हैं जैसा कि कैडीवाइंट में देखा गया कि सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की स्तूप में बनाने की आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपष्टीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार में बना दिया गया था जैसे कि अजंता की गुफा सीरियल 9 में देखेंगे। मोहरे के रूप में इसे एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेसा, नासिक, करला, कोनेर में पाया जाता है तथा उनके गुफाओं के स्थल पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष में परिवर्तित काल में पाए जाते थे। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला शयन है। वर्षों को बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। ये नहीं है। तथा भारी चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई गई कैनेरी गुफाएं 3 काला चैत्य कक्ष की योजना को विशद में रूप से दिखाई गए हैं। इस गुफा के भीतरी भाग में संपूर्ण निर्माण कार्य के एक साथ नहीं किया गया, इसलिए समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रकृति का झलक स्पष्ट भी दिखाया गया है। जो ये गुफा दिखाई गई है इस प्रकार से। ये चैत्य गुफा 12 है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बिहार गुफा की अजंता 12, वेश्या की गुफा नासिक संख्या नंबर 11, नासिक की गुफा 3, 10 और 17। आरंभ में अनेक विहार गुफाओं के भीतर चैत्य के मेहरबा और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारा वेदिका डिजाइनों से सजाया गया था। इसकी तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा 3, 10 और 17 के मोहरे की डिजाइन में एक उपलब्धि की गई। नासिक की विहार गुफाओं के सामने स्तंभ को घट आधार गटवृक्ष की मानव आकृति से उकेरी है। ऐसी एक अन्य गुफा जो नाग महाराष्ट्र में खोदी हुई है, आम जनता गणेशलिंग के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें गणेश की जी प्रतिमा हुई थी। आगे चलकर इसके विहार के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया। एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूप में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। जुन्नार की खोदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियां चारों ओर 200 से ज्यादा गुफाएं खोदी हुई है, जबकि मुंबई के पास कैनेर में 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता की पित्तल खोड़ा, एलोरा की गुफा, नासिक, भुज, जुन्नर, काला की कनेरी की गुफाएं और अजंता, एलोरा और कोनेरी आज भी फल फूल रही है जिससे पर्यटक बढ़ भी रहे हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। कौन सा सबसे प्रसिद्ध स्थल गुफा स्थल?
अजंता है। यह महाराष्ट्र के राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ भूशाल जलगांव औरंगाबाद के रास्ते में बहुत चला जा सकता है। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? 26। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 4 बार रिपीट हो चुका है। 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण ईसा पूर्व 1ली शताब्दी गुफा 10 और 9 परवर्त चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी 1926 में बड़े बड़े चैत्य विहार हैं, यानी बैठने के स्थान है। और यह प्रतिमाओं के चित्रों में अलंकृत है। अजंता एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता की और पश्चिम दक्कन की गुफाओं के काले के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके शिलालेख और काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। यह अजंता की गुफाओं को विहंग का एक दृश्य है। गुफा 10, 9 और 12, 13 में आरंभिक चरण की गुफा 11, 15 और 9 को तथा निचली गुफा 7 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की दशक के पहले की बाकी 5वीं प्रदेश के दशक के ईसा 6वीं शताब्दी के बीच में खोदी गई थी। यह बरामदे की उत्कीर्ण मूर्तियों की फलक है जो कि अजंता गुफाओं में स्थित है। 6वीं शताब्दी के दशकों के बीच खोदी गई चैत्य गुफा 1926 के विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। इनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों को सजाया गया है तथा गजपोस्ट वाली किस्म की गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है। भीतर के संपूर्ण कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमा से घेरे गए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। ऐसी शेष सभी गुफाएं विहार चित्ते किस्म की हैं। उनके खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप, दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हुए हैं, यानी बैठने का स्थान बना हुआ है। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता के पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि बड़ी है और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित भी की गई है। कुछ विहार की गुफाओं को कार्य अभी तक अपूर्ण है। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 13, 24 अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षक में महादेव, जो कि वाकटक नरेश शीर्षन का प्रधानमंत्री था। उपते गुप्त गुफा 17 और 20 का संरक्षण है, जो कि इस क्षेत्र में स्थानीय शासक और वाकटक नरेश हरिशन के सामंत था, तथा बुद्ध बुद्रा गुफा 26 के संरक्षक में बताया गया है। और मथुरादास गुफा 4 का संरक्षण के नाम से उल्लेखनीय है तथा आज भी अनेक चित्र है। इस सब की 5वीं शताब्दी में अजंता के चित्र के बाहर के प्रश्न में लिखा गया। रेखा अत्यंत सुस्पष्ट और पर्याप्त लज्जता देखने को मिलती है। शरीर के रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया। इसके चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है और आकृति पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी भी है। पहले चरण में बनी गुफाएं विशेषकर गुफा 9 और 10 के बीच चित्र पाए गए जाते थे। यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। कौन सी? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। इन चित्रों की रेखाएं पैनी या रंग सीमित है। गुफाओं को में आकृति को स्वाभाविक रूप से बिना बड़ा बढ़ाकर अलंकृत के लिए रंगी है। ये चित्र छत गुफा संख्या 10 नंबर गुफा का है, जिसमें इस प्रकार से चित्र अंकित किया गया था। बौद्ध की प्रतिमाओं का विवरण किया गया तथा विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख भी किया गया है। गुफा संख्या 9 में ये अजंता की शैली के प्रकट किए गए हैं, जिसमें दीवार पे इस प्रकार से चित्र बनाया गया था। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को सहसंबंध किया गया तथा सत्ता को 36 तरीके से आकृति का नियोजन किया गया। भौगोलिक स्थान को वास्तु से बाहरी हिस्सों को पृथक भी दिखाया गया। अब क्या बात आती है कि सांची की मूर्तिकला में समानता से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से समयशायक मूर्तिकला और चित्रकला की प्रक्रिया के साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार की आकृति को दिखाई देती है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई थी तथा पगड़ियों को अलग प्रकार से भी चित्रित किया गया। दूसरे जन्म में चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 9 और 10 में है। दीवार के स्तंभ पर बने चित्रों में कहते हैं बुद्ध की यह आकृति 5वीं शताब्दी की शिव चित्र से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझ जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण और चित्रकला की गतिविधियों के साथ साथ यह भी क्षमा की गई है। अगले चरण में मुख्यतः संख्या 16, 17, 1 और 2 देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य गुफा का चित्र निर्माण नहीं हुआ। अतः प्रत्येक खोदी गई गुफा के चित्र बनाए गए तथा परंतु उनमें से कुछ शेष रह गए और कुछ का प्रतिक्रमण वर्गीकरण किया गया है। यह महाजन जातक फलक का हिस्सा है गुफा संख्या 1 में जो ये चित्र मिला था। गुणों का इनके गुफाओं की मूर्तियों के समान का भारीपन नहीं है। आकृतियों की घुमाव लायतक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं के भार प्रदर्शित रहता है। रेखाएं की जोरदार शक्तिशाली है। आकृति संयोजन की विशेष चमक देने का प्रयास भी किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए एक स्वाभाविक है जो कि गुफा की मूर्तियों को सामंजस्य रखते हैं। वास्तव में संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रियामी बनाने विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई है तथा भिन्न प्रकार की शैलीगत विशेषताएं प्रकट की गई है। स्वाभाविक वर्गीय में बड़ा चढ़ाकर प्रयोग को विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमा को विशेष रूप से बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक, अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे हैं कि
सीएल अवदान, महाजनक जातक और विंडू पुरित जातक के प्रसंग गुफा का दीवार संपूर्ण दीवार से ढके हुए हैं। उल्लेख है कि छदक जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 विस्तारपूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है, जैसे कि जंगल की घटित घटनाएं, राजमहल में घटित घटनाओं का उल्लेख दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 10 में क्षुद्र दृश्य की तरह पाली पाठ पर अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग रूप से चित्रित किए गए हैं। तथापि पदार्पणीय वृक्षप्राणी आकृतियों की अजंता में आम ही है इन गुफाओं में पाई जाती है। ये प्रांगण कैलाश मंदिर की गुफा में गुफा नंबर 16 में हाथी का चित्र बताया गया है। यह यहाँ चैत्य कक्ष आराम कक्ष में बुद्ध का बैठा हुआ दर्शाया गया है। लेकिन गुफा संख्या 1 सर्वोत्तम रीति सुरक्षित है। गुफा 2 कुछ आकृति वेद की प्रतिमाओं को संबंध रखती है, जबकि दूसरी और कुछ प्रतिमा के निपुण विधि में मूर्तिकला का दृष्टिगोचर भी रखती है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद के जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है। एलोरा अजंता के 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। याद रखना, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता की गुफा से एलोरा की गुफा का कितने दूर है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं तथा इतिहास की दृष्टि से एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी को लेकर 11वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न धर्मों के मठ धर्म प्रवर्तन एक साथ पाए जाते हैं। ये गजासुर वध की एक शैली प्रकट है जिसमें एक देवी दिखाई गई है। एक तथा इसके अलावा अनेक शैलियों को संगम के रूप में बेजोड़ा है। एलोरा औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों को, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहां बाहर बौद्ध गुफाएं और बौद्ध धर्म के वर्जन की संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तार, मामूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अभिताभ की आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी है। इनमें से 1, 2, 3 मंजिलें हैं। इनके स्तंभ विशालकर है। अजंता में 2 मंजिलें गुफाएं खुदी हुई है, मगर एलोरा ने 3 मंजिल गुफा बनाना का वहां की विशेष उपलब्धि कहीं जा सकती है। ऐसी गुफाओं को प्लास्टर, रंग या रोगन किया जाता है। अधिष्ठा बुद्ध की प्रतिमा के आकार में बड़ी और पदार्थ की वैष्णव की प्रतिमाओं में छोटी होती है। इसे तारा और अवलोकेशन, मानसी, बुद्धो, वेराचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अभिताभ, वज्रेश्वर, वर्जय प्रतिभाएं उपलब्ध है। दूसरी ब्राह्मण धर्म की 1, 2 मंजिल यानी गुफा यानी 14 संख्या नंबर 14 स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं को बनने के से शुरू किए गए हैं। 9वीं शताब्दी में गुफाओं को पहुंचने अत्यंत विकसित हो गया और सजात्मक रूप से भारी उभार आया। ब्राह्मणिक गुफा 13 और 28 की अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। इनमें कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित है, परंतु इनमें शिव और विष्णु की पौराणिक कथाओं के अनुसार इनके अवतारों की प्रतिमाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों के कैलाश पर्वत के उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण कंद जैसे प्रसंग का चित्रण भी किया गया, जबकि वैष्णव कथा के प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को भी दर्शाया गया है। एलोरा की पट्टिकाएं अति विशाल हैं। इनका आयतन बाहर निकला हुआ है, जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं। इसमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में पाए जाते हैं। इन्होंने प्रतिमा को उकेरा था यानी बनाया था, इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में अनेक शैलियों का संगम स्थान किया जा सकता है। गुफा संख्या 16 में कैलाश लेनी कहा जाता है। यह केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल बिंदु बनाया गया। इसे वास्तविक कलाकारों की अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इसे अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में 29 और 21 का उल्लेखनीय है और 29 की योजना एल्फिस्टो में कैसे की गई है। 29, 21, 17, 14, 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता विशालता को प्रदर्शित का आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बौद्ध भित्ति चित्रों की बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय में 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि आपूर्तिक चट्टानों को काटकर बनाई गई है। याद रखना, ये गुफा जो स्थल बाग है उसको चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं को निर्माण में कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख्य याद रखना बलुआ पत्थर। अजंता की गुफा किस पत्थर को काट कर बनाई गई? बलुआ। इसमें 9 गुफाओं में केवल 5 गुफाएं बची है, जिसमें सभी भिक्षु के विहार, चतुष्ट वाले विश्राम स्थान है। इसमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता था। इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ दीवार और छत के चित्र भी दिखाए जाते हैं। गुफा 2, 3, 5, 7 दीवारों को, छतों को भित्ति चित्र दिखाए गए हैं तथा भूरे रंग के पत्थर को तैयार मोटे प्रस्तर छतों को भी बनाया गया है। तथा 4 में बरामदा की दीवारें हैं। शास्त्रीय कला के अधीन हनी है, इसलिए 1982 के चित्र में ग्वालियर पुत्र श्रृंखला में इन्हें देखा जा सकता है। यह एलिफेंटा अन्य स्थल है, गुफा द्वार है। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन है। इनकी प्रतिमाएं शरीर और पतलापन के नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है।
चट्टानों को काटे की गुफाओं को परस्पर दक्कन में जारी रही है। वही गुफाएं महाराष्ट्र में भी नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजा को संरक्षण के मुख्य रूप से बादामी और ऐतोले के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में तमिलनाडु के पल्लव राजाओं को संरक्षण के लिए महिलापुरम में पाई जाती थी। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला के इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इसके पहले ऐतिहासिक काल में जनता के सामूहिक संरक्षण का अधिक फला फूला था। मिट्टी छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना समुचीन होगा। देश स्थान पर पाई गई थी और यहाँ प्रकट होता था कि पत्थर की धार्मिक मूर्ति कला की परंपरा के साथ साथ समांतर रूप से स्वतंत्र परंपरा चलती रही। पक्की ईंटों की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे आकारों में संतत पाई गई थी। धार्मिक आकृतियां कुछ विश्वास के आधार पर पीड़ाओं को निवारण के लिए भी बनाई गई लघु मूर्तियां थी। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पश्चिम भारत के समान पूर्वी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट में गुफाओं का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश एलूरा जिले के स्थित में गुट्टापाली के प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना में पहाड़ों की गुफाओं का निर्माण किया गया था। यह उदयगिरि खड़गपुर की गुफा है जो इस प्रकार बनाई गई थी। एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार और गुफाओं का एक स्थान है। ऊपर रहने की व्यवस्था, नीचे ध्यान लगाने की। पश्चिम भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ। अधिक छोटी होने के बावजूद भी अन्य विहार गुफाएं बाल चैत्य धारण जैसी सजी हुई थी। ये गुफाएं आयताकार, जिसके क्षेत्र मेहरबादर है, जो कि बिना कक्ष बड़े 1 मंजिल 2 मंजिल है। इसका निर्माण ईसा पूर्व सदी में होता है। इसके बाद काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुट्टापाली के अतिरिक्त रामपुर में कहते हैं महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पहाड़ी की चट्टान काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकल पे गुफाओं का निर्माण हुआ। चौथी 5वीं शताब्दी में शिव की पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। स्पष्ट होता है कि जहाँ चट्टान काटकर देश का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण हुआ, उस पहाड़ के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का भी निर्माण किया गया। उड़ीसा का भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है। खंडागिरी उदयगिरी के पास, खंडागिरी उदयगिरी में इसकी सबसे अधिक आरंभिक उदाहरण है। भुवनेश्वर के समीप स्थित है। ये गुफाएं फैली हुई है, जिसमें खारवेल जैन राजाओं का शिलालेख पाया जाता है। शिलालेख के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए भी है। इसमें कोई मात्र कक्ष नहीं है। इन गुफाओं को बड़ी चट्टानों के आकार देकर बनाया गया। बड़ी गुफाओं को आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया तथा इन कक्षों को प्रवेश के ऊपरी भाग चैत्य तोरण आज भी प्रचलित तन्मय गाथाओं को सुसज्जित किया है। इसी के साथ ये सांची का स्तूप है जो हमने पढ़ा था। ये कलाएं इस प्रकार थी। चलो अब 1-2 टॉपिक और रह गया, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आसुनाथ बुद्ध सारनाथ का है। बुद्ध की प्रतिमा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई, जो सारनाथ से मिली थी। अब सारनाथ में स्थल संग्रहालय में सुरक्षित है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है। बुद्ध प्रदर्शन पर लगाए हुए विराजमान दिखाए गए हैं तथा इसकी आकृति को देखा जाता है। बीच के एक छात्र में 2 हिरण मानव की आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर का पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाएं रेखा सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है। चित्र में दृश्यस्थान के लिए दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुंडी और टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है। एकीकृत आयतन के प्रभाव में उत्पन्न करने के पारदर्शी चेहरा गोल तथा नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल के मथुरा के प्राप्त पहली प्रतिमा की तुलना में कुपोलों की गोलाई कम हो गई थी तथा हाथ के धर्मचक्र बटन के मुद्रा के छाती के नीचे रखा हुआ दिखाई दिया गया है। इसी प्रकार उष्ण गोलाकार घुंघराले केशों से बना हुआ प्राचीन भारत की मूर्ति को सदैव उद्देश्य से बुद्ध होने के लिए प्रस्तुत करना था। ये देखो ये तथा प्रभामंडल के केंद्र भाग में सादा समतल था, कोई सजा नहीं रहा था। इसे प्रभामंडल देखने के लिए बहुत प्रभावशाली बन गया था। प्रभामंडल भीतर के सिंहासन पर पीट कर की गई सजावट काल्पशील संवेदनशीलता विशेष सजा के चयन के सूचक है तथा इसमें भारतीय शरीर का हिस्सा भी बनाया गया है। ऐसा परिष्कार आने से काफी समय के लिए लक्षण आगे भी जारी रहे हैं। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिसका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है। गति एक समान है। धर्म राज्य का स्तूप के अलग अलग उकेरा गया और सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। बुद्ध बौद्धिक पदार्थ वज्रपण के साथ भी दर्शाया गया है। यह अजंता की गुफा में एक जो शैली है इस प्रकार थी। इसके साथ हम ये दर्शन कंप्लीट करते हैं।